Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक फाउंडेशनल विषय पर बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 5 मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। स्रोत के तौर पर हमारे पास ये अध्याय तो है ही, साथ में यूपीएससी के पिछले वर्षों का एक प्रश्न पत्र मतलब पीवाईक्यू भी है, ताकि हम ये समझ सकें कि इस चैप्टर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल कैसे फ्रेम होते हैं। बिल्कुल, ये चैप्टर सिर्फ प्रिंटिंग के इतिहास की एक टाइमलाइन नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी ने, आप सोचिए, दुनिया भर में आइडियाज के फ्लो को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे ज्ञान पर जो कुछ लोगों का एकाधिकार था वो टूटा, कैसे इसने क्रांतियों को हवा दी और नेशनलिज्म की भावना जगाई। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना क्रिटिकल है कि मॉडर्न इंडिया को शेप करने में प्रिंट का रोल क्या था। सही कहा, ये सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि कैसे हुआ और क्यों हुआ की कहानी है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले छपाई की शुरुआत पर चलते हैं। हम अक्सर यूरोप और गुटेनबर्ग का नाम सुनते हैं, लेकिन कहानी तो कहीं और से शुरू होती है ना? हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन इसकी जड़ें असल में चीन में हैं। वहाँ 594 एडी से ही लकड़ी के ब्लॉक से छपाई यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक मौजूद थी। इसमें होता ये था कि लकड़ी के तख्ते पर अक्षर या चित्र उकेर कर उस पर स्याही लगाते थे और फिर कागज पर छापते थे। अच्छा, तो ये काफी मेहनत वाला काम रहा होगा। हाँ, बहुत ही कुशल तकनीक थी, लेकिन इसमें समय बहुत लगता था। हर पन्ने के लिए एक नया ब्लॉक बनाना पड़ता था। तो फिर ये तकनीक चीन से बाहर कैसे फैली? मुझे लगता है सिल्क रूट का इसमें बड़ा हाथ रहा होगा। बिल्कुल, सिल्क रूट सिर्फ व्यापार का मार्ग नहीं था, वो विचारों और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान का भी एक तरह से हाईवे था। बौद्ध मिशनरीज इस तकनीक को अपने साथ जापान और कोरिया लेकर गए, और फिर 1295 में मशहूर यात्री मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस लौटे तो वो अपने साथ ये ज्ञान लेकर आए। और इसके बाद यूरोप में भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हो गई। हाँ, लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से क्रांति नहीं आई। क्रांति का सेहरा तो वो जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग के सिर बनता है। तो गुटेनबर्ग की प्रेस में ऐसा क्या खास था जो पहले की तकनीक में नहीं था? क्या ये सिर्फ स्पीड की बात थी या कुछ और भी था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं थी, ये पूरे प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज करने की बात थी। गुटेनबर्ग ने मेटल से मूवेबल टाइप का आविष्कार किया, मतलब हर अक्षर का अलग अलग सांचा। अच्छा। अब एक ही सांचे से बार बार अक्षर बनाए जा सकते थे और उन्हें जोड़कर कोई भी शब्द या वाक्य बनाया जा सकता था। काम खत्म होने पर उन्हीं अक्षरों को अलग करके दूसरे काम में इस्तेमाल कर लो। ये वुड ब्लॉक की तरह नहीं था जहां पूरा पन्ना एक ही ब्लॉक पर होता था। अच्छा, तो ये एक तरह से मॉड्यूलर सिस्टम था। इससे तो प्रोडक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों ही काफी कम हो गए होंगे। एग्जैक्टली। गुटेनबर्ग की प्रेस ने किताबों के प्रोडक्शन को ड्रामेटिकली बदल दिया। जहां पहले एक किताब को हाथ से लिखने में महीनों लगते थे, वहीं गुटेनबर्ग की प्रेस एक दिन में, आप सोचिए, सैकड़ों पन्ने छाप सकती थी। किताबें सस्ती हो गईं और आम लोगों की पहुंच में आ गईं, और यहीं से एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की नींव पड़ी। आप पाठक वर्ग या रीडिंग पब्लिक के उदय की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने की बात नहीं थी, ये सत्ता के समीकरण को बदल रहा था। इससे पहले तक ज्ञान, चाहे वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक, कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। पादरी, अभिजात वर्ग, मठ वही तय करते थे कि क्या पढ़ा जाएगा और उसका क्या मतलब निकाला जाएगा। मतलब समाज एक मौखिक संस्कृति पर चलता था, जहां लोग सुनकर ज्ञान पाते थे। बिल्कुल, प्रिंट ने इसे बदल दिया। अब एक आम कारीगर या किसान भी वही धार्मिक या राजनीतिक टेक्स्ट पढ़ सकता था जो पहले सिर्फ एक पंडित या जमींदार के पास होता था। ज्ञान पर जो एकाधिकार था वो टूट रहा था। यहाँ मैं एक कनेक्शन देख पा रही हूँ। जब ज्ञान का लोकतंत्रीकरण मतलब डेमोक्रेटाइजेशन होता है तो स्थापित सत्ताओं को चुनौती मिलना लाजमी है।
यूरोप में इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद धार्मिक सुधार आंदोलन था। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। 1517 में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों के खिलाफ अपनी 95 थीसिस लिखी। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कुछ ही हफ्तों में इसकी हजारों कॉपियां पूरे जर्मनी में फैल गईं। लोगों ने पहली बार अपनी भाषा में चर्च के खिलाफ तर्कों को पढ़ा। इसने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। लूथर ने तो खुद कहा था, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। वाह, मतलब प्रिंट सिर्फ एक माध्यम नहीं था, वो खुद एक कैटलिस्टिक उत्प्रेरक बन गया था। और जैसा आपने शुरू में कहा, यही पैटर्न हमें बाद में भारत में भी देखने को मिलता है। तो भारत में प्रिंट की कहानी कैसे शुरू हुई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी के मध्य में गोवा में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ आई। उनका शुरुआती मकसद तो ईसाई धर्म का प्रचार करना था। उन्होंने कोंकणी, कन्नड़ और तमिल जैसी स्थानीय भाषाओं में धार्मिक किताबें छापी। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 19वीं सदी में, जब प्रिंट सिर्फ धर्म प्रचार का साधन न रहकर सामाजिक और राजनीतिक बहस का एक शक्तिशाली मंच बन गया। और ये बहसें काफी तीखी थीं। जैसे राजा राम मोहन रॉय और उनके संवाद कॉमेडी का उदाहरण लें। 1821 से उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर जोरदार हमला बोला। हाँ, और प्रिंट की खूबसूरती यही थी कि उसने विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया। रूढ़िवादी हिंदुओं ने राममोहन राय के विचारों का खंडन करने के लिए समाचार चंद्रिका नाम का अखबार निकाला। तो एक तरह से अखबारों के पन्ने वो विचारों के युद्ध का मैदान बन गए। पहली बार सार्वजनिक मुद्दों पर एक पब्लिक डिबेट हो रही थी और कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता था। हाँ, कोई भी। ये तो समाज के ऊपरी तबके की बात हुई। क्या प्रिंट की आवाज समाज के निचले और दबे कुचले वर्गों तक भी पहुंची? निश्चित रूप से। और यही प्रिंट का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। 1871 में ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी लिखी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक विस्फोटक तर्क था। उन्होंने इसे अमेरिका में दास प्रथा खत्म करने वाले आंदोलन को समर्पित किया और भारत की जाति व्यवस्था और अमेरिका की दास्ता के बीच एक सीधा संबंध बनाया। ये विचार उस समय के लिए रैडिकल था और इसने दलित चेतना की नींव रखी। ये तो बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। मतलब प्रिंट के जरिए फूले जैसे विचारक अपने स्थानीय संघर्ष को एक वैश्विक संदर्भ दे पा रहे थे। बिल्कुल। आगे चलकर बी आर अम्बेडकर और पेरियार यानी ईवी रामास्वामी नायकर ने भी अपनी लेखनी को जातीय भेदभाव के खिलाफ एक हथियार बनाया। यहाँ तक कि कानपुर के मिल मजदूरों ने भी छोटे और बड़े का सवाल जैसी किताबें लिखी, ताकि जाति और वर्ग के शोषण के बीच के संबंध को आम लोगों को समझाया जा सके। तो प्रिंट ने उन लोगों को जुबान दी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। या मैं एक और कनेक्शन समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ सामाजिक सुधार की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद भी पनप रहा है। क्या प्रिंट इन दोनों को एक साथ जोड़ रहा था, या यूं कहें कि राष्ट्रवाद के उदय में प्रिंट की क्या भूमिका थी? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध है। 19वीं सदी के अंत तक भारत में कई देसी भाषाओं के अखबार निकल रहे थे जो खुलकर औपनिवेशिक शासन की नीतियों की आलोचना करते थे। बाल गंगाधर तिलक का मराठी अखबार केसरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये अखबार अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के संघर्षों से जोड़ते थे। जब पंजाब में कोई घटना होती थी तो बंगाल और मद्रास के लोग उसके बारे में पढ़ते थे। इससे लोगों में एक साझा भारतीय पहचान और एक साझा दुश्मन के खिलाफ संघर्ष की भावना पैदा हुई, जो राष्ट्रवाद का मूल आधार है। उसमें एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन और साइमन कमीशन के विरोध पर सवाल है। अगर हम इन सवालों का जवाब लिख रहे हैं तो प्रिंट का जिक्र उसे कैसे मजबूत बना सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। आप सोचिए, जब साइमन कमीशन के खिलाफ सवाल आता है तो हम विरोध प्रदर्शनों के बारे में लिखते हैं, लेकिन ये देशव्यापी विरोध हुए कैसे? ये यहीं से जुड़ता है। एनी बेसेंट के अखबारों जैसे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ने ही होम रूल के विचार को शिक्षित भारतीयों के बीच लोकप्रिय बनाया। इसी तरह जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो द ट्रिब्यून, द लीडर, आज जैसे अनगिनत अखबारों ने इसके खिलाफ संपादकीय लिखे और साइमन गो बैक के नारे को घर घर पहुंचाया। तो मतलब प्रिंट के बिना इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मोबिलाइज करना लगभग असंभव था। मतलब यूपीएससी भले ही सीधे प्रिंट कल्चर पर सवाल ना पूछे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी बड़े आंदोलन को समझने के लिए प्रिंट की भूमिका को जानना जरूरी है। ये हमारे आंसर में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन जोड़ता है। प्रिसाइजली। ये दिखाता है कि आप घटनाओं के पीछे के प्रोसेस को समझते हैं। जाहिर है अंग्रेजों को ये सब पसंद नहीं आ रहा होगा। राष्ट्रवादी प्रेस की इस बढ़ती ताकत को देखकर उन्होंने हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं रखा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सेंसरशिप का सहारा लिया।
1857 के विद्रोह के बाद से ही अंग्रेज सरकार देसी प्रेस को शक की निगाह से देखने लगी थी। उन्हें डर था कि अखबार लोगों को भड़का सकते हैं। इसी डर का नतीजा था 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के बारे में थोड़ा और बताइए, इसे इतना कठोर क्यों माना जाता है? इस एक्ट को गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता था, और इसे लाने वाले थे वाइसरॉय लिटन। इसकी सबसे विवादित बात ये थी कि ये सिर्फ देसी भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। अच्छा, आ सकता था। और अगर अखबार फिर भी नहीं मानता तो उसकी प्रिंटिंग मशीनरी जब्त की जा सकती थी। और सबसे खतरनाक बात तो शायद ये थी कि मजिस्ट्रेट का फैसला ही आखिरी होता था। हाँ, उसके खिलाफ कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसने रातों रात अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों को बंगाली से अंग्रेजी में बदलने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ इस कानून से बचने के लिए। ये प्रेस की आजादी पर सीधा हमला था। तो मतलब एक तरफ देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी और उसी के समानांतर प्रेस की आजादी के लिए भी एक संघर्ष चल रहा था। और ये दोनों लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जब तिलक को 1908 में केसरी में सरकार की आलोचना करने वाले लेखों के लिए गिरफ्तार किया गया तो पूरे बंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ये दिखाता है कि प्रेस और आम जनता के बीच कितना गहरा रिश्ता बन चुका था। महात्मा गांधी ने तो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा था कि स्वराज की लड़ाई असल में अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी और संघ बनाने की आजादी की लड़ाई है। क्या बात है! ये एक लाइन ही प्रिंट की अहमियत को साफ कर देती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि छपाई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने धर्म से लेकर राजनीति तक समाज के हर पहलू को झकझोर दिया। बिल्कुल, इसने ज्ञान को कुछ लोगों की तिजोरी से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया, बेआवाज लोगों को आवाज दी और एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप में साझा पहचान की भावना भरकर एक राष्ट्र के निर्माण में मदद की। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज की यह चर्चा एक रिमाइंडर है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये उन प्रोसेसेस को समझने के बारे में है जो समाज में बड़े बदलाव लाती हैं, और प्रिंट ऐसी ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रक्रिया थी। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सूचनाएं और विचार सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो क्या हम एक नई इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है कि इसकी अतीत की प्रिंट क्रांति से क्या समानताएं हैं, जैसे विचारों का और ज्यादा लोकतंत्रीकरण, और इसके नए खतरे क्या हैं, जैसे फेक न्यूज और दुष्प्रचार का तेजी से फैलना। बिल्कुल, इतिहास हमें वर्तमान को समझने का नजरिया देता है। यही इस विषय की खूबसूरती है। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही उपयोगी विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.